Hello friends, I am Raj Shekhar and I welcome all of you in this session. Before starting the session, I request each and everyone to subscribe the channel. Let's start now. हम बात कर रहे हैं क्लास 12 यूपी बोर्ड की जो फ्लेमिंगो की किताब है उसका दूसरा चैप्टर जिसका नाम है लोस्ट स्प्रिंग और इसको लिखने वाली है अनीश जंग। इस कहानी में हम साहिब आलम की कहानी देख रहे थे कि साहिब आलम कौन है, क्या कर रहा था, कैसे मुलाकात हुई अनीश जंग से और साहिब आलम की जो लाइफ स्टाइल है उस लाइफ स्टाइल का प्रभाव जो है अनीश जंग पर क्या पड़ता है, ये सारी बातें हम पिछले सेशन में डिस्कस किए थे। अगर अभी तक आपने उस सेशन को नहीं देखा है तो पहले उस सेशन को देख लीजिए, आप जाकर एक बार प्लेलिस्ट चेक कीजिए, उसके बाद ये वीडियो कंटिन्यू कर सकते हैं क्योंकि इसमें हम उससे कहानी आगे लेके चलेंगे और आगे की बात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पिछले सेशन में हमने देखा था कि वो जो बांग्लादेश, पता चल रहा है कि जो सीमापुरी में लोग रह रहे हैं वो आए हुए हैं बांग्लादेश से 1971 से पहले के, और साहेब भी उन्हीं में से एक था। सीमापुरी उस समय जो है खंडहर था। खंडहर तो आज भी है लेकिन अब खाली नहीं है। क्यों खाली नहीं है, आइए देखते हैं। क्या है स्ट्रक्चर, ये क्या इंस्ट्रक्चर, ये स्ट्रक्चर होना चाहिए। स्ट्रक्चर्स ऑफ मड, यानी कि मिट्टी के घर बन गए हैं। विथ रूफ्स ऑफ टीन, और टीन के जो है उस पर छत लगे हुए हैं। एंड टारपोलिन, यानी कि और तिरपाल जो है तान दी गई है। कहने का मतलब ये है कि जो घर बन गए हैं, स्ट्रक्चर जो ढांचा तैयार हुआ है वो मिट्टी का तैयार हुआ है, यानी कच्चा मकान बने हैं। जो छत बनी है वो टीन की बनी हुई है या फिर उसके ऊपर जो है तिरपाल जो है लगा दिया गया है। डिओड ऑफ सीवेज, डिओड माने रहित है, सीवेज मतलब नालियों से रहित है, यानी कि वहां पर पानी निकलने का साधन नहीं है, वहां पर नालियां नहीं बनी हुई है, सीवेज नहीं बना है, ड्रेनेज नहीं बना है। छोटे मोटे जो है नाले होते हैं, छोटी छोटी नालियां होती हैं, नहीं बनी है। और रनिंग वाटर, यानी कि वहां पर पानी फैला हुआ है। कहने का मतलब ये है कि जो वहां पर है सीवेज की कमी है, यानी कि नाला ड्रेनेज की कमी है, नाला नाली नहीं बनी है, और वहां पर पानी जो है ऐसे सड़कों पर ही बह रहा है। लीव 10,000 रेक पिकर्स, और इसी स्थिति में 10,000 जो है कूड़ा बीनने वाले लड़के रहते हैं। ऐसी स्थिति जो है अनीश जंग हमको बता रही है। दे हैव लिव्ड हेयर फॉर मोर देन 30 ईयर्स, और यहाँ पर ये लगभग 30 सालों से रह रहे हैं। विदाउट एन आइडेंटिटी, बिना किसी पहचान के। विदाउट परमिट्स, बिना किसी परमिट के, बिना किसी अनुमति के। बट विथ राशन कार्ड, लेकिन इन लोगों के पास राशन कार्ड है। दैट गेट देयर नेम्स ऑन वोटर लिस्ट, जिसकी वजह से इन लोगों का नाम वोटर लिस्ट में चला गया है। एंड इनेबल देम टू बाई ग्रेन्स, और जिसकी सहायता से वो अनाज जो है खरीद सकते थे। यानी कि इनकी कोई आइडेंटिटी नहीं थी, परमिशन नहीं थी इन लोगों को वहां रहने के, बिना परमिशन के रहते थे, लेकिन इन लोगों के पास राशन कार्ड थे, वोटर लिस्ट में इन लोगों का नाम था, और इस राशन कार्ड के माध्यम से वो अनाज जो है खरीद सकते थे। फूड इज मोर इम्पोर्टेंट फॉर सर्वाइवल, यानी कि जिंदा रहने के लिए, सर्वाइवल के लिए फूड सबसे ज्यादा जरूरी होता है। देन एन आइडेंटिटी, यानी कि आइडेंटिटी से, यानी कि जिंदा रहने के लिए आइडेंटिटी की जरूरत नहीं होती है बल्कि भोजन की जरूरत होती है। इफ, ये किसी का डायलॉग है, देखिए किसका डायलॉग है। इफ एट द एंड ऑफ द डे, यानी कि अगर दिन के समाप्ति पर वी कैन फीड आवर फैमिलीज, हम अपने परिवारों को भोजन खिला सकते हैं। एंड गो टू बेड, और जा सकते हैं बिस्तर पर। विदाउट एन एकिंग स्टोमक, बिना पेट दर्द के, यानी कि भूख से तड़पते हुए बिना पेट दर्द के यदि हम अपने परिवार को जो है दिन के अंत में, यानी कि शाम के समय, यदि अपने परिवार को हम भरपेट भोजन करा पा रहे हैं, अपनी फैमिली को भोजन दे पा रहे हैं, फीड करा पा रहे हैं, और बिना किसी पेट दर्द के, यानी कि भूख की वजह से अगर पेट में दर्द हो रहा है, तो अगर वो बिना दर्द के, यानी कि भूख मिटी हुई है, यानी कि भर पेट भोजन करके बिना किसी दर्द के अगर हम बेड पर जाते हैं, तो वी वुड रेदर लिव हेयर देन इन द फील्ड दैट गिव अस नो ग्रेन, तो हम यहाँ रहना ज्यादा पसंद करेंगे
उन फील्ड के मुकाबले जहां पर हम रहते थे, जहां से हमें किसी प्रकार का अनाज नहीं मिलता था, किसी प्रकार का ग्रेन अनाज जो है मिलता नहीं था। ठीक है, और ये डबल नोट कामा क्लोज हो गया है, तो इसका मतलब ये किसी का डायलॉग था। किसका डायलॉग है? डायलॉग था, वो आगे मिलेगा। तो कोई कह रहा है कि यदि दिन के समाप्ति पर हम अपने परिवार को भोजन करा लेते हैं और हम भी भोजन कर लेते हैं, और बिना किसी पेट दर्द के, बिना भूख 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 की वजह से जो पेट में दर्द होता है, बिना उस दर्द के अगर हम बिस्तर पर जा पाते हैं, तो हमें यहाँ रहना ज्यादा अच्छा, हमें यहाँ रहना ज्यादा अच्छा है उन खेतों के मुकाबले जहां पर हमें किसी भी प्रकार का अनाज नहीं मिलता था। आगे चलते हैं। से अ ग्रुप ऑफ वोमेन, ऐसी बात एक महिलाओं के समूह से आई, इन टैटर्ड साड़ी, जो कि टैटर्ड साड़ी यानी कि फटी हुई साड़ी पहनी हुई थी, उस महिलाओं के ग्रुप से ये आवाज आई, यानी कि महिलाओं ने कहा ये बात। वेन आई आस्क देम, जब मैंने उन लोगों से पूछा, वाई दे लेफ्ट देयर ब्यूटीफुल लैंड, जब मैंने उनसे पूछा कि तुम अपना खूबसूरत जो जमीन थी, हरे भरे मैदानों में बसे हुए थे, तुम लोग ने छोड़ क्यों दिया? ऑफ ग्रीन फील्ड्स, यानी हरे भरे खेतों वाली जमीन क्यों छोड़ दी? एंड रिवर्स, और नदियों को, यानी कि उस खूबसूरत सी जमीन को, ब्यूटीफुल लैंड्स को, जो कि हरे भरे मैदान में था, और उन नदियों को तुम लोगों ने छोड़ा क्यों? वेयर एवर दे फाइंड फूड, जहां कहीं भी उन लोगों को भोजन मिलता था, दे पिच देयर टेंट्स, उन लोगों ने, वो लोग अपना टेंट जो है डाल लेते थे। कहानी को देखिए, कायदे से समझिए। कहने का मतलब ये है कि जो ये डायलॉग आप देख रहे थे कि भोजन से ज्यादा जो है कोई दूसरी चीज नहीं होती है, कोई दूसरी आइडेंटिटी नहीं होती। आइडेंटिटी आइडेंटिटी की जरूरत उनको होती है जिनको, जिनका पेट भरा हो। जिनका पेट ही नहीं भरा हो, उनको तो भोजन की जरूरत होगी ना। तो ये जो है पूछती है महिला, जो अनीस जंग है, वो पूछती हैं कि तुम लोग अपने वो ब्यूटीफुल लैंड को, वो ग्रीन, जो हरे भरे मैदान थे और जो नदियां थी, उन लोगों को तुम लोगों ने छोड़ क्यों दिया? तो छोड़ को क्यों दिया? तो एक ग्रुप था, समूह था, जिसमें महिलाएं थी और उसमें फटी हुई साड़ियां सब पहनी हुई थी। उन महिलाओं ने ये जवाब दिया था, क्या जवाब दिया था? कि यदि, ये जवाब है कि यदि हम जो है दिन के समाप्त होने पर भरपेट भोजन खा लेते हैं और अपने परिवार को भी खिला लेते हैं, तो हमें ये जगह ज्यादा बेहतर है उस जगह के मुकाबले जहां पर हमें कोई भी अनाज नहीं मिलता था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एवर दे फाइंड फूड, जहां कहीं भी उन्हें भोजन मिलता था, दे पिच दियर टेंट्स, वह अपना जो है टेंट वहीं लगा देते थे। दैट बीकम ट्रांजिट होम्स, उनका अस्थायी जो है वो घर बन जाता था। ट्रांजिट होम्स मतलब वहीं अपना जो है खूंटा गाड़ते थे, खूंटा खूटी, टेंट तम्बू डाल लेते थे और वहीं उनका अस्थायी जो है निवास बन जाता था। चिल्ड्रेन ग्रो अप इन देम, और बच्चे उनमें, उसी घर में जो है बड़े होते थे। बिकमिंग पार्टनर्स इन सर्वाइवल, और सर्वाइवल में जो है पार्टनर बनते थे, यानी कि जीवन यापन करने में जो धन कमाना है, जो चीजें प्राप्त करनी है, उसमें जो है सहभागिता निभाते थे, पार्टनर बन जाते थे। यानी कि जिस परिवार में जन्म लेते थे, उस परिवार के लिए बाद में वही लोग सर्वाइवल के साधन बन जाते थे, सर्वाइवल में पार्टनर बन जाते थे। एंड सर्वाइवल इन सीमापुरी मीन्स रैग पिकिंग, और सीमापुरी में अगर जीवन यापन करना है धन कमा करके, तो धन कमाने का सिर्फ एक ही साधन है, वो क्या है? रैग पिकिंग, यानी कि कूड़ा कचरा इकट्ठा करना। यही एक वहां पर धंधा था, काम था। थ्रू द ईयर्स, वर्षों से, इट हैज अक्वायर्ड द प्रोपोर्शन ऑफ द फाइन आर्ट, यानी कि वर्षों से यह एक जो है समानुपात में है, प्रोपोर्शन में है फाइन आर्ट में, ललित कला के। कहने का मतलब कि जो रैग पिकिंग का काम है, कूड़ा कचरा बीनने का जो काम है, इसकी तुलना जो है अनीस जंग जो है फाइन आर्ट से कर रही है, यानी कि ललित कला से। कह रहे हैं कि जो कूड़ा कचरा लोग बीन रहे हैं, उसी से उनका जीवन चल रहा है, उसी से उनका जो है सब कुछ खर्चा बर्चा उसी से चल रहा है। तो वो कह रहे हैं कि ये किसी फाइन आर्ट से कम नहीं है। वास्तव में अनीस जंग जो है समाज के ऊपर कटाक्ष कर रही हैं कि बताइए, रैग पिकिंग जो है उस समय जीवन यापन का साधन बना हुआ है। तो इस तरह से एक तो ललित कला है, ये तरह की एक तो कला है, तो ये समाज के ऊपर जो है कटाक्ष कर रही हैं। आगे देखते हैं। गार्बेज टू देम इज गोल्ड, गार्बेज उनके लिए सोने की तरह था। सोने की तरह की मतलब गार्बेज ही उनके लिए मात्र धन का जो है स्रोत था।
पैसा कमाने का जरिया था, दूसरा कोई उनके पास संसाधन नहीं था। तो गार्बेज टू देम इज गोल्ड। आगे देखिए, आगे है कि इट इज दियर डेली ब्रेड, यही उनकी रोजी रोटी थी। और रूफ ओवर दियर हेड्स, उनके सर पे छत थी। इवन भले ही इट इज अ लीकिंग रूफ, भले ही छत जो है टपक रही हो, लेकिन छत है तो सही। यानी रैग पिकिंग से ही ये इनकी रोजी रोटी चलती थी। इनके छत के ऊपर, इनके छत के ऊपर कहा, इनके सर के ऊपर छत आती थी, और भले छत में जो है छेद हो, छत टपक रही हो, धूप आ रही हो, लेकिन छत है तो सही। बट फॉर ए चाइल्ड इट इज इवन मोर, लेकिन ये बच्चे के लिए कुछ और मतलब रखता है। यानी कि जो रैग पिकिंग का काम है, उसका जो मीनिंग है, जो अर्थ है, वो बच्चों के लिए कुछ और है। बड़े लोगों के लिए रैग पिकिंग का अर्थ है कि उससे जो है डेली ब्रेड मिलता है, यानी कि रोजी रोटी मिलती है, सर के ऊपर छत मिलती है, यानी कि घर मिलता है उनको। भले उसके ऊपर छत ना हो कायदे की, लेकिन मिलता तो है। लेकिन उन बच्चों के लिए कुछ और भी अर्थ था उस रैग पिकिंग का। क्या अर्थ था? यहीं से आपका चैप्टर का नाम भी आया है, आई समटाइम्स फाइंड अ रुपी इवन अ 10 रुपी नोट। यानी कि कभी कभी मुझे 1 रुपया मिल जाता है, और कभी कभी तो मुझे 10 रुपये का भी नोट जो है मिल जाता है। ऐसा साहिब आलम जो है बता रहा है। आगे कि साहेब सेज, साहेब ऐसा बोलता है, हिज आइज लाइटनिंग अप, उसकी आंखें जल उठती हैं। यानी कि उसकी आंखों में थोड़ी सी चमक आती है, और कहता है कि कभी कभी मुझे 1 रुपया मिल जाता है, और कभी कभी 10 रुपया भी इस गार्बेज से, इस कूड़े कचरे के ढेर से मुझे प्राप्त हो जाता है। वेन यू कैन फाइंड अ सिल्वर क्वाइन, यानी कि जब आपको सिल्वर क्वाइन मिल जाता है, यानी कि जब आपको थोड़ा सा धन मिल जाता है, इन अ हीप ऑफ गार्बेज, यानी कि कूड़े कचरे के ढेर से। यानी कि जब कूड़े कचरे के ढेर से जब आपको थोड़ा सा सिल्वर कॉइन, मैंने चांदी के सिक्के नहीं, थोड़ा सा धन, तो जब आपको कूड़े कचरे से थोड़ा सा धन मिल जाता है, तो यू डोंट स्टॉप स्क्रॉन्जिंग, तब आप ढूंढना जो है बंद नहीं करते हैं, तलाश करना रोकते नहीं हैं। फार, क्योंकि देयर इज होप, क्योंकि आशा होती है ऑफ फाइंडिंग मोर, कुछ ज्यादा पाने की। यानी कि अगर आपको जो है गार्बेज से कोई वैल्यूएबल चीज मिल जाती है, तो आप जो है अपना काम रोकते नहीं है, बल्कि और जो है आत्मीयता से आप करने लगते हैं उसमें, क्योंकि आपको आशा जग जाती है कि आपको कुछ और उससे प्राप्त होगा। तो कहने का मतलब ये है कि गार्बेज से चीजें जो है उनको मिलती थी, और गार्बेज में चीजें मिलने की वजह से बार बार गार्बेज में ही जाते थे। आगे देखिए, आई लाइक द गेम, मुझे गेम पसंद है। ठीक है, मुझे गेम पसंद है, आई लाइक द गेम, मुझे गेम पसंद है। ही ह्यूम्स, वह बोला, यानी कि वह हुकारी भर करके, यानी कि हामी भर कर बोला कि मुझे गेम खेलना पसंद है। कंटेंट टू वॉच इट स्टैंडिंग बिहाइंड द फेंस, यानी कि कंटेंट संतुष्ट था, टू वॉच मैंने देखकर, इट स्टैंडिंग बिहाइंड द फेंस, यानी कि एक चहरदीवारी थी, और चहरदीवारी के पीछे खड़ा होकर के संतुष्ट था, और संतुष्ट होकर कहता है कि मुझे जो है गेम खेलना पसंद है, आई लाइक द गेम। फिर वो कहता है कि आई गो इनसाइड, मैं अंदर भी चला जाता हूं, व्हेन नो वन इज अराउंड, जब आसपास कोई नहीं रहता है। यानी कि एक मैदान है खेलने का, जिसमें लोग खेल रहे हैं, तो उन खेलते हुए लोगों को देख करके वो कह रहा है कि मुझे भी गेम पसंद है। हालांकि वो खेल के मैदान में एंटर नहीं किया है, बल्कि चारदीवारी के पीछे ही खड़ा है और देख रहा है। और अनीश जंग को बताता है कि मैं कभी कभी अंदर भी चला जाता हूँ, आई गो इनसाइड, मैं कभी कभी अंदर भी चला जाता हूँ, व्हेन नो वन इज अराउंड, जब आसपास कोई नहीं होता है। ही एडमिट्स, उसने स्वीकार किया, यानी कोई ये बात मानता है कि वो अंदर भी चला जाता था जब आसपास कोई नहीं रहता था। द गेट कीपर लेट्स मी यूज द स्विंग, यानी कि जो झूला झूलने का झूला है, वो जो गेट कीपर है वो मुझे यूज करने देता है। मतलब मैं जब झूला झूलता हूँ जा करके, तो मुझे झूला झूलने देता है। ऐसा जो है साहेब जो है अनीस जंग को बता रहा है कि गेट कीपर जो है झूला झूलने की इजाजत दे देता है। साहेब टू इज वियरिंग टेनिस शूज, और साहेब भी जो है टेनिस शूज पहना हुआ था, यानी कि टेनिस का जो खेल होता है और उसमें जो जूते पहने जाते हैं, वैसा जूता जो है साहेब उस समय पहना हुआ था। दैट लुक स्ट्रेंज, जो अजीब दिख रहा था, ओवर हिज डिस्कलर्ड शर्ट एंड शॉर्ट्स, यानी कि जो वो शॉर्ट्स पहना हुआ था, यानी कि जो पैंट पहना हुआ था और जो शर्ट पहना हुआ था, वो डिस्कलर हो चुके थे।
और बहुत अजीब लग रहा था उसके ऐसे शर्ट और शॉर्ट्स के ऊपर, शॉर्ट्स पर जब वो शूज को पहना हुआ था तो बहुत स्ट्रेंज लग रहा था, बड़ी ऑड लग रहा था। आगे है, साहब कहता है कि समवन गेव देम टू मी, किसी ने मुझे इन्हें दिया है, यानी कि वो जूते के बारे में बता रहा है कि ये जूता किसी ने मुझे दिया है। ही सेज, वह बोलता है, इन द मैनर ऑफ एन एक्सप्लेनेशन, यानी कि बताने के अंदाज में, वर्णन करने के अंदाज में वो कहता है कि ये जूता जो है मुझे किसी ने दिया है। आगे बढ़ते हैं। इनफैक्ट, वास्तव में, दैट दे आर डिस्कार्डेड शूज ऑफ सम रिच बॉय, वास्तव में जो जूते थे वो जूते जो है डिस्कार्ड कर दिए गए थे, मतलब रिजेक्ट कर दिए गए थे, सम रिच बॉय, किसी धनी लड़के के द्वारा। यानी कि जो लड़का, जो जूता जो है साहब पहना हुआ था, वो जूता किसी धनी लड़के के द्वारा ठुकराया गया जूता था, रिजेक्ट किया गया जूता था, डिस्कार्ड किया गया जूता था। हु परहैप्स रिफ्यूज टू वियर देम, यानी कि हु परहैप्स रिफ्यूज, जो शायद इनकार कर दिया था, टू वियर देम, उनको पहनने से, बिकॉज, क्योंकि ऑफ ए होल, एक छेद था, इन वन ऑफ देम, उनमें से एक में। यानी कि जो जूता था उन जूतों में से एक जूते में जो है छेद हो गया था, एक होल हो गया था, शायद इसीलिए वो धनी लड़के ने उस जूते को पहनने से जो है इनकार कर दिया था। डज नॉट बादर हिम, और उसे बादर नहीं करता था, किसको, यानी कि जो होल है, डज नॉट बादर, कष्ट नहीं देता था, हिम माने उसे माने किसे, साहब को। यानी कि जिस होल की वजह से कोई धनी लड़का जो है उस जूते को छोड़ दिया था, लेकिन वह होल जो है साहब को किसी प्रकार का कष्ट नहीं, यानी कि उस होल से साहब को किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं। फार, क्योंकि वन हु हैज वॉक्ड बेयरफुट, कि कोई व्यक्ति है जो नंगे पर टहलता है, इवन शूज विथ ए होल, होल के साथ मिला हुआ शूज भी, इज ए ड्रीम, सपना था, कम ट्रू, जो कि सच हो चुका था। यानी कि धनी व्यक्ति तो जूता छोड़ दिया, लेकिन होल के साथ ही जो जूता मिला है, वो जूता उस आदमी के लिए सपने की तरह था, जो आदमी जो है बेयर फुट, नंगे पर चलता था, और उस छेद हुए जूते को पहन करके ऐसा लगा कि उसका एक सपना जो है पूरा हुआ। यानी साहिब आलम का जो है वो जो फटा जूता, होल हुआ जूता पहन करके ऐसा महसूस हुआ कि उसका जीवन में एक सपना तो पूरा हुआ, कि कम से कम मुझे एक जूते तो नसीब हुए। इतनी हालत खराब है उस गांव की, आप समझ सकते हैं। चलिए हम आगे चलते हैं। बट द गेम ही इज वाचिंग, लेकिन जो खेल जिसको देख रहा था, सो इंटेंटली, इतने लगाव के साथ देख रहा था, इज आउट ऑफ हिज रीच, उसके पहुंच से बाहर था। यानी कि वो गेम खेल नहीं सकता था। जिस गेम को इतने ध्यान पूर्वक वो देख रहा था, इंटेंटली देख रहा था, इतने गौर से देख रहा था, वह गेम जो है उसके पहुंच से बाहर था, उसके बस की बात नहीं थी। दिस मॉर्निंग, इस सुबह, साहेब इज ऑन हिज वे टू हिज मिल्क बूथ, इस समय साहेब जो है, इस समय साहेब से मिली हैं। ये दूसरी घटना है कि जब ये एक तो ये घटना हो गई टेनिस वाली, जो टेनिस शूज पहन करके वो जो है मैच देख रहा था, एक घटना वो हो गई। अब ये दूसरी घटना है कि आज की सुबह साहेब इज ऑन हिज वे, साहेब रास्ते पर मिला, टू द मिल्क बूथ, यानी कि मिल्क बूथ पर जाते हुए, जहां पर दूध मिलता है, मिल्क बूथ है, वहां पर जाते हुए साहेब से मेरी मुलाकात हुई, ऐसा अनीस जंग कह रही हैं कि इन हिज हैंड, उसके हाथ में, इज ए स्टील कैनिस्टर, यानी कि उसके हाथ में एक स्टील का जो है पतीला था, एक बर्तन था। तो इन हिज हैंड, उसके हाथ में, इज ए स्टील कैनिस्टर, उसके हाथ में एक स्टील का पतीला था। आई नाउ वर्क, ये डायलॉग है, किसका डायलॉग है, साहब का है, कि आई नाउ वर्क इन अ टी स्टॉल, अब मैं टी स्टॉल पे काम करता हूँ। डाउन द रोड, सड़क पे, यानी कि साहब कह रहा है कि अब मैं जो है ना, एक सड़क पे जो है चाय बेचने की दुकान है, टी स्टॉल है, वहां पे काम करता हूँ। इसे जो बताता है, पॉइंटिंग इन द डिस्टेंस, कुछ दूरी पर इशारा करते हुए, यानी कुछ दूरी पर इशारा करके कहा, मैंने अपनी दुकान की तरफ इशारा करके कहा कि मैं उस सड़क पे जो है एक टी स्टॉल पर अब काम करता हूँ।
आई एम पेड 800 रुपीज, मुझे 800 रुपये मिलते हैं। एंड ऑल माई मील्स, और मुझे दिन भर का खाना भी मिलता है। तो बताता है कि मैं अब मिल्क बूथ पर काम करता हूँ, मुझे 800 रुपये पैसे मिलते हैं और भोजन भी मुझे मिलता है। डज ही लाइक द जॉब, डज ही लाइक द जॉब, क्या उसे जॉब पसंद है? आई आस्क, मैंने पूछा। यानी कि अनीस जंग पूछती है कि क्या जो तुम काम कर रहे हो ये काम तुम्हारे मन का काम है, क्या तुम्हें ये काम पसंद है? तो देखती हैं अनीस जंग कि हिज फेस आई सी, मैंने देखा कि जो उसका चेहरा है, हैज लॉस्ट द केयर फ्री लुक, यानी कि जो लापरवाह लुक होता है, केयर फ्री, बिल्कुल आजाद जो उसका व्यक्तित्व था, उसकी जो पर्सनालिटी थी वो बिल्कुल फ्री थी, केयर फ्री थी, किसी प्रकार का टेंशन नहीं था। तो मैंने देखा कि उसका जो केयर फ्री लुक था, यानी कि आजाद एटीट्यूड था, आजाद ख्यालात थे, खो चुका था। यानी कि अब वो आजाद नहीं था। यानी कि उसका चेहरा मैंने देखा ध्यान से, वो केयर फ्री लुक है, जो है आजाद अंदाज था, वह आजाद अंदाज जो है खो चुका था, खत्म हो चुका था। मतलब कहने का तात्पर्य यह है कि अब वह आजाद नहीं था, उसके चेहरे पर उतना जो है संतोष नहीं था। द स्टील कैनिस्टर सेम्स, और स्टील का कैनिस्टर जो है, स्टील का जो पतीला था वो प्रतीत होता था हैवियर देन द प्लास्टिक बैग, उस प्लास्टिक बैग से ज्यादा भारी प्रतीत होता था, जिसे ही वुड कैरी सो लाइटली ओवर हिज शोल्डर, यानी कि जिसे अपने कंधे पर उठा करके वो बड़ी लाइटली, बड़ी आराम से चला करता था। तो कहने का मतलब ये कि जो ये कनिस्तर था, जो स्टील का कनिस्तर साहब लेकर मिल्क बूथ से जा रहा था अपने टी स्टॉल की तरफ, अब ये कनिस्तर जो है उस बोरे से, उस प्लास्टिक के बैग से भारी लग रहा था, जो प्लास्टिक का बैग और बिल्कुल हल्के तरीके से अपने कंधे पर लेकर के घूमा करता था, उससे ये कनिस्तर भारी था। देखिए वास्तव में कनिस्तर भारी नहीं था, क्योंकि जो प्लास्टिक का बैग है उसमें जो है कूड़ा कचरा भरता था, और कूड़ा कचरा भर करके बेच करके अपना जीवन यापन करता था, अपने परिवार का जीवन चलाता था। तो अनीस जंग कह रहे हैं कि वो प्लास्टिक का बैग जो है उसके लिए बहुत हल्का था, लेकिन जो स्टील का कैनिस्टर लेकर चला था उसके लिए भारी था। कहने का तात्पर्य यह है कि अब वह जो है जब प्लास्टिक का बैग लेकर चल रहा था तो हल्का इसलिए लग रहा था क्योंकि उसका अपना काम था, प्लास्टिक का बैग उसका अपना था, जब मर्जी जाएगा, जब मर्जी नहीं जाएगा, जब मर्जी जिस कूड़े पर जाना होगा जाएगा, केयर फ्री लुक था उसका। लेकिन अब केयर फ्री लुक लॉस्ट हो चुका है, खत्म हो चुका है, क्योंकि अब वो दूसरे का काम कर रहा है, कनिस्तर जो था उसका था नहीं। कह रहा है कि द बैग वाज हिज, जो प्लास्टिक का बैग था जो कंधे पर लेकर घुमा करता था, द बैग, वह बैग वाज हिज, उसका था। यानी कि बैग तो उसका था, अपना था, निजी था, किसी दूसरे का नहीं था। लेकिन द कैनिस्टर बिलोंग्स टू द मैन, लेकिन जो स्टील का कैनिस्टर था वह उस आदमी को बिलोंग करता था, उस आदमी का था हु ओन्स द टी शॉप, जो टी शॉप का मालिक था, जो टी शॉप का ओनर था। यानी कहने का मतलब जो प्लास्टिक का बैग लेकर घूमता था वो बैग उसके खुद का था, लेकिन जो कैनिस्टर वो लेकर चल रहा था वो किसी और का था, इसलिए वो कैनिस्टर उसे बहुत ज्यादा भारी प्रतीत हो रहा था उस प्लास्टिक बैग की अपेक्षा। आगे है कि साहेब इज नो लॉन्गर हिज ओन मास्टर, साहेब अब अपना खुद का मालिक नहीं रह गया था, यानी कि साहब अब किसी और का गुलाम हो चुका था। कहने का मतलब ये है। तो ये रही साहब की कहानी। उम्मीद करते हैं ये सेशन आपको समझ में आया होगा, कहानी जो है क्लियर हुई होगी और आप पूरी कहानी को समराइज कर पाए, ऐसी हम उम्मीद करते हैं। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए ताकि सभी लोग इसका लाभ उठा सकें। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में कुछ अन्य जो है लेसन के साथ, तब तक जय हिंद।